नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग मौलिक अधिकारों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था और उसके तहत अनुच्छेद 15 तक का अध्ययन कर लिया था। मैंने बताया था कि अनुच्छेद 15 की जो क्लास थी वो छोटी क्लास ली थी। कारण था क्योंकि 16 पर थोड़ा सा समय देना था और 16 भारत के संविधान के जो कुछ विवादास्पद या डिस्प्यूटेड आर्टिकल्स हैं उनमें से एक है। 356 भी इसमें से एक है, लेकिन 16 भी उनमें से एक है। तो चलिए आज पहले हम 16 का अध्ययन कर लेते हैं। जितने भी एस्पेक्ट्स होंगे सभी का अध्ययन कर लेंगे। मैं पहले क्लास से ही ये बात बोलता आ रहा हूँ आप लोगों से कि नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बिना नोट्स के बेकार पड़ जाते हैं, हम लोग बेकार हो जाते हैं। कोई वीडियो कितनी बार देखी जा सकती है, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तब रजिस्टर ही खुलता है। ठीक है, तो रजिस्टर पर ज़रूर बनाइएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेद 16। तो आप लोग शीर्षक दे दीजिएगा अनुच्छेद 16 या 16। अगर कोई मोटे तौर पर आपसे पूछे कि अनुच्छेद 16 है क्या या इसका संबंध किस चीज़ से है, तो आप लोग स्पष्ट रूप से एक शब्द बोल सकते हैं, सरकारी नियोजन में आरक्षण से संबंधित, यानी सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत किए गए हैं। और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वो 15 के अंतर्गत किए गए हैं। ठीक है, तो ये मोटे तौर पर हम लोग कह सकते हैं, बता सकते हैं। अब जैसे हम लोगों ने अनुच्छेद 15 में पढ़ा, उसमें 6 सब क्लोज थे, उसी प्रकार 16 में भी 6 सब क्लोज हैं। तो 16(1), 16(2), 16(3) से लेकर 6 तक, 16(6) तक। ठीक है, तो बहुत सारी इस पर बात करनी है, काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत। तो पहले तो आर्टिकल लिख लेंगे और संबंधित जो भी चीज़ होगी उसको लिखते रहेंगे। सबसे पहले लिखिएगा, राज्य सभी व्यक्तियों को, आर्टिकल 16(1) में लिखिएगा, राज्य सभी व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगा। राज्य सभी व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगा। जिस प्रकार 14(1) था कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, उसी प्रकार राज्य का यह कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों के लिए रोजगार प्राप्त करने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए। ठीक है, 16(1). 16(2) लिखिएगा, राज्य 16(2) लिखिएगा, राज्य धर्म मूल वंश, राज्य धर्म मूल वंश, जाति लिंग जन्म स्थान कोमा निवास स्थान तथा उद्भव के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान निवास स्थान तथा उद्भव के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पर एक बात समझने की है, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 5 बातों का उल्लेख किया गया है। ये ऊपर लिखी हुई 5 चीज़ों का, धर्म मूल वंश जाति लिंग और जन्म स्थान। लेकिन 16 के अंतर्गत 2 अतिरिक्त बातें शामिल की गई हैं, निवास स्थान तथा उद्भव के आधार पर। यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न बन जाएगा और एग्जामिनर आपको घुमा देगा। वो पूछेगा निम्न में से किसके आधार पर अनुच्छेद 15 लागू नहीं होता, और उसमें उद्भव या निवास स्थान को डाल देगा। आप लोगों को लगेगा कि कहीं ना कहीं तो हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये तो हो सकता है, तो कंफ्यूज होने के लिए आपके लिए वो डाल सकता है। तो यहाँ पर 2 अतिरिक्त बातें हैं, 7 बातों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और अनुच्छेद 15 में ऊपर लिखी हुई 5 बातों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम लोगों ने वहाँ पर भी क्लियर कर ली थी कि इन चीज़ों के आधार पर राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ये 16(2) तक की बात रही। 16(3) से अपवाद प्रारंभ हो जाते हैं। 16(3) कहता है राज्य या संसद कानून बनाकर निवास के आधार पर आरक्षण प्रदान कर सकता है। क्या लिखा है, संसद कानून बनाकर निवास के आधार पर आरक्षण प्रदान कर सकता है। आरक्षण प्रदान
कर सकता है। अब यहां पर एक बात समझने की है। सबसे पहले तो निवास के आधार पर आरक्षण प्रदान करने की जो शक्ति दी गई है वो संसद को दी गई है, और संसद इसके लिए क्या करेगा, एक कानून का निर्माण करेगा। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब होगा। मान लीजिए किसी राज्य में उस राज्य के निवासियों के लिए सीटों को आरक्षित करना होगा, तो इसके लिए संसद कानून बनाएगी, ना कि वह संबंधित राज्य बनाएगा। सपोज कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के लिए शर्तें लगाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी कि 50% सीट है किसी भी सरकारी नौकरी में उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए आरक्षित रखी जाए, तो इसके लिए संबंधित राज्य में कोई भी विधेयक पारित नहीं होगा, ना इस संबंध में कोई भी कार्रवाई होगी। इसको बनाने का अधिकार संसद के पास है। पहली बात, हम लोगों ने 2-3 मसलों में संसद की शक्ति देखी है जो राज्य के ऊपर अधिरोपित होती है। एक तो नागरिकता संबंधी बातों में हम लोगों ने देखा कि संसद को ही सर्वोपरि बनाया गया है। दूसरा, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हम लोगों ने राज्य के संबंध में जो उसकी स्थापना को लेकर है, नाम परिवर्तित को लेकर, सीमाओं में परिवर्तन को लेकर है, उसकी शक्ति भी संसद को बनाई, संसद को दी गई है। अब कई बार आप लोगों ने देखा होगा, यह कई बार चर्चा में आ जाता है कि राज्य भी अपने स्तर पर इस तरह का विधेयक पारित कर देते हैं। देखिए, इस तरह के विधेयक का कोई महत्व नहीं है। कर सकते हैं, असंवैधानिक नहीं है, लेकिन उनके विधेयक पारित करने से कोई भी चीज़ हो नहीं जाएगी। आखिरकार संसद को ही वही चीज़ करनी पड़ेगी, तभी ही वो चीज़ पारित हो पाएगी, जो 3 मसलों में मैंने आपको बताया है। बस विधानसभाएं क्या करती हैं, अपना मत जाहिर करने के लिए, अपना मत व्यक्त करने के लिए और राजनीति की वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये सब करती हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जानता नहीं है वो ये कह लेगा कि देखिए कितना बढ़िया काम करा हमारे मुख्यमंत्री ने कि आधी सीटें आरक्षित कर ली अपने राज्य के लिए, जबकि ऐसा प्रावधान हुआ ही नहीं हो। ठीक है, लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति का बात रहती है। दूसरी बात, इसमें एक बात कही है कि निवास के आधार पर जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है ये क्या है, संपूर्ण राज्य के लिए लागू होती है। संपूर्ण राज्य के लिए मतलब आप कहेंगे क्या मतलब है। मान लीजिए ये रहा आपका उत्तर प्रदेश राज्य और माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहे कि हम इस तरह की व्यवस्था करते हैं कि वाराणसी क्षेत्र के लोगों को, जो कि मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में 50% या 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था नहीं की जा सकती। प्रदेश के किसी एक भाग के लिए ये व्यवस्था नहीं है, बल्कि संपूर्ण प्रदेश के लिए है। लिख लीजिएगा, नोट डालकर लिखिएगा। यहाँ पर निवास संबंधी आरक्षण की व्यवस्था, यहाँ पर निवास संबंधी आरक्षण की व्यवस्था संपूर्ण राज्य के लिए है, ना कि उसके किसी एक भाग के लिए। संपूर्ण राज्य के लिए है, ना कि उसके किसी एक भाग के लिए। तो मेरे हिसाब से 16(2) आप लोगों को समझ में आया होगा। संसद को ही इसका अधिकार है, लेकिन इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि संविधान में संशोधन किया जाए, कानून के आधार पर भी ये किया जा सकता है। और इसमें निवास के आधार पर जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो संपूर्ण राज्य पर है, ना कि उसके किसी एक भाग पर की गई है। यहाँ तक कि मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अब लिखिएगा, ये 16(3) हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं 16(4) की। 16(4) कहता है कि राज्य अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए और समाज के पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर आरक्षण प्रदान कर सकता है। लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, राज्य अनुसूचित जाति कौमा जनजाति तथा समाज के पिछड़े लोगों के लिए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर आरक्षण प्रदान कर सकता है या आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है।
ठीक है, यहाँ तक की बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके मसले में बहुत सारी बातें हैं। इसमें क्या क्या कहा गया है, राज्य अनुसूचित जाति के लोगों को यानी कि एससी को, जनजाति को यानी कि एसटी को, और अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के अन्य पिछड़े लोगों के लिए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। देखिए, जिस वक्त देश का संविधान लागू हुआ उस वक्त एक शब्द था पिछड़ा वर्ग, और उस वक्त पिछड़े वर्ग के अंतर्गत किनको शामिल किया जाए ये एक बड़ा प्रश्न था। तो उस वक्त पिछड़े वर्ग के अंतर्गत एससी प्लस एसटी को रखा जाता था, एससी प्लस एसटी को रखा जाता था। आप लोग कहते हैं कि पिछड़े वर्ग के अंतर्गत ओबीसी आते हैं। देखिए, पिछड़े वर्ग के अंतर्गत ओबीसी नहीं आते। ओबीसी का अर्थ है अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि अन्य पिछड़े लोग। इसका अर्थ है कि कोई और भी पिछड़ा होगा, और वो पिछड़े हुए लोग कौन है, एससी और एसटी। ये पिछड़े वर्ग की डेफिनेशन के अंतर्गत आते थे। बाद में विभिन्न समितियों के माध्यम से, जैसे काका कालेलकर समिति का गठन हुआ, या फिर उसके बाद विंदेश्वरी प्रसाद की अध्यक्षता में मंडल आयोग हुआ, इन लोगों ने फिर ओबीसी के लिए भी पिछड़े वर्ग के अंतर्गत शामिल करने की बात की गई, इसलिए उनका नाम दिया गया अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी। क्लियर है यहाँ पर? तो प्रारंभ से ही पिछड़े वर्ग के अंतर्गत, देखिए यहाँ पर स्पष्ट भी लिखा हुआ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तथा समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, और अन्य पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा, कि पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करेगा। अभी मैं लिखवाता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखिएगा, आप लोग पॉइंट डाल के लिखिएगा। संविधान लागू होने के साथ ही एससी तथा एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। संविधान लागू होने के साथ ही एससी तथा एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। कोई कहते हैं कि एससी एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था बाद में की गई थी, ऐसा नहीं है, शुरू के साथ ही ऐसा था। देखिएगा, समाज में कौन पिछड़ा है, समाज में कौन पिछड़ा है, इसकी जांच के लिए अनुच्छेद 340 के तहत, ये 340 के द्वारा राष्ट्रपति एक पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करेगा। राष्ट्रपति एक पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करेगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 340 में ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति एक ऐसे आयोग का गठन करेगा जिसको पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाएगा, और वो ये देखेगा कि कौन से लोग पिछड़े हैं। अच्छा, किस आधार पर पिछड़े हुए हैं ये कैसे देखेगा? तो इसके लिए दो आधार हैं, सामाजिक और शैक्षिक, यानी कि कौन पिछड़ा है। इस प्रश्न के लिए है कि जो व्यक्ति सामाजिक रूप से पिछड़ा हो और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हो। इसमें कहीं पर भी आर्थिक बातों को शामिल नहीं किया गया है, यानी कि आर्थिक आधार को शामिल नहीं किया गया है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को इसके अंतर्गत रखा गया है। देखिएगा, लिखिएगा नेक्स्ट पर लिखिएगा, अनुच्छेद 340 के द्वारा की गई व्यवस्था के अंतर्गत, अनुच्छेद 340 के द्वारा की गई व्यवस्था के अंतर्गत 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में, काका कालेलकर की अध्यक्षता में, मैं लिख देता हूँ, काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक समिति का या एक आयोग का गठन किया गया, एक आयोग का गठन किया गया, फुल स्टॉप। 1955 में इस आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की और ओबीसी को इस पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखने को कहा गया, और ओबीसी को इस पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखने को कहा। खैर, उनकी बातों को कोई विशेष तवज्जो दी नहीं गई, ठंडे बस्ते में डाल दी गई बात। लेकिन फिर जब आती है जनता दल की सरकार 1978 में, और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई, वो फिर से इस तरह का ही एक आयोग का गठन करते हैं और पूछते हैं कि कौन पिछड़ा है, इसको आप लोग देखिएगा। देखिएगा, 1978 में मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए बीपी मंडल, पूरा नाम था इनका विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया। मंडल आयोग का
गठन किया गया। 1980 में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और ओबीसी को आरक्षण देने की बात करते हैं। 1980 में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और ओबीसी को आरक्षण देने की बात करते हैं। यहाँ तक की बात हो गई। उसके बाद जनता दल की सरकार गिर जाती है और जनता दल की सरकार गिरने के साथ इनकी सिफारिशें भी ठंडे बस्ते पर डाल दी गई। अब दौर आता है कि 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु होने के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और राजीव गांधी के बाद जब फिर से 89 में जनता दल की सरकार आती है और विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगस्त 1990 में मंडल आयोग की अनुशंसा पर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने, बीपी सिंह की सरकार ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की। ठीक है, 27% आरक्षण की व्यवस्था की। तो इस तरह ओबीसी की एंट्री होती है। अभी तक ओबीसी कहीं पर रोल में नहीं था, ओबीसी की एंट्री होती है। आप लोगों को कल भी बताया मैंने, 93 संविधान संशोधन के द्वारा 2006 में शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। 2006 से पहले शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी और 90-91 से पहले नौकरियों में ओबीसी की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के जो सरकार थी उन्होंने इस तरह की व्यवस्था की। हालांकि उनका इसके पीछे राजनीतिक एक मकसद था, हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे। ठीक है, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए कार्यपालिकी आदेश को लेकर आती है और ये कार्यपालिकी आदेश के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इन दोनों विवादों को, यानी कि आर्थिक आधार पर हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, सामाजिक और शैक्षिक आधार लिया गया था पिछड़ेपन के लिए, इसमें आर्थिक आधार का उल्लेख नहीं था। इसी बात को लेकर और मंडल आयोग यानी कि ओबीसी को लेकर, इन दोनों मुद्दे को लेकर इंदिरा साहनी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, जो इंदिरा साहनीवाद या मंडलवाद के नाम से बाद में फेमस हुआ। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझिए। पिछड़े वर्ग के अंतर्गत एससी और एसटी था, क्या इसी वर्ग में ओबीसी को सम्मिलित किया जाए या नहीं किया जाए, ये मुद्दा था। दूसरा, भारत के संविधान में सामाजिक और शैक्षिक रूप से आरक्षण की व्यवस्था की गई है, आर्थिक आधार पर उल्लेख नहीं किया गया। तो इन दोनों बातों को क्लब किया गया और इंदिरा साहनीवाद के रूप में प्रस्तुत आया। देखिएगा, उपरोक्त दोनों मसलों को लेकर इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दाखिल की और इस बात पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निम्न बातें की। और इस पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निम्न बातें की। कौन कौन सी निम्न बातें की? नंबर 1, ओबीसी को दिया गया आरक्षण संवैधानिक है। पहली बात क्या कही? ओबीसी को दिया गया आरक्षण संवैधानिक है। दूसरा, आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण असंवैधानिक है। आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण असंवैधानिक है। आपने नोट किया होगा, मैंने 2 बातों पर जोर दिया था। पहली बात, भारत के संविधान में सामाजिक रूप से पिछड़ेपन की बात की गई है और शैक्षिक रूप से बात की गई है। भारत के संविधान में कहीं पर भी आर्थिक रूप से आरक्षण की या संरक्षण की बात नहीं की गई है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने एक पॉइंट लिखवाया, आप लोगों ने नोट किया होगा कि पीवी नरसिम्हा राव ने कार्यपालिकीय आदेश दिया, संवैधानिक आदेश नहीं था। संविधान में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की थी संशोधन के द्वारा, बल्कि ये एक कार्यपालिकीय आदेश था। और इन दोनों आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर दिए हुए 10% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया। दूसरी बात। तीसरी बात कही
कि पदोन्नति में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा, प्रमोशन में किसी प्रकार के आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और चौथी बात की गई कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की जाती है। कितनी? आरक्षण की मैक्सिमम जो लिमिट होगी, मैक्सिमम लिमिट होगी वो कितनी होगी बेटा? 50% होगी। 50% से ज़्यादा आरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है, किंतु विषम परिस्थितियों में इसको बढ़ाया भी जा सकता है। आप लोग कहेंगे कि तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, या 10% आरक्षण जब आर्थिक आधार पर कर दिए तो 50% से ऊपर हो गया। तो इंदिरा साहनी बाद में 50% की शर्त रखी गई थी, ये ऊपर हो गया तो क्या असंवैधानिक हो जाएगा? खैर ये तो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा, लेकिन उसमें एक बात और लिखी हुई है, किंतु विषम परिस्थितियों में इसे बढ़ाया जा सकता है। जैसे तमिलनाडु वाला केस की बात करें हम, तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, वहाँ पर ओबीसी को ही 50% आरक्षण दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो ओबीसी की जनसंख्या है वो 50% है, तो विषम परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर, अलग मामला है। इसलिए वहाँ पर आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से ज़्यादा है, और तर्क सहित इसको सही ठहराया भी गया है। ठीक है, लेकिन अगर विषम परिस्थितियाँ हो जाएं कुछ, तो इस आधार पर 50% से ऊपर आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट बात इन्होंने और कही, इसमें 5वीं बात है कि क्रीमी लेयर को, यानी कि मलाईदार परत को, क्रीमी लेयर को आरक्षण की सुविधा ना दी जाए, आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाए, आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाए, ये व्यवस्था कर दी गई इंदिरा साहनी बाद में। अब कई सारे मसलों में हम लोग इसमें अब बात करेंगे और चर्चा करेंगे। जैसे पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, तो इसको लागू करना पड़ेगा, तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और 77वें संविधान संशोधन 1995, क्योंकि 1993 में ये डिसीजन आया था और 1995 में ये व्यवस्था कर दी 16(4)(a) के अंतर्गत 77 में संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 के द्वारा 16(4)(a) एक अनुच्छेद जोड़ा गया, और इसके तहत ये व्यवस्था की गई, 16(4)(a) के तहत ये व्यवस्था की गई, एससी तथा एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण रहेगा, पदोन्नति में आरक्षण रहेगा। यानी कि आरक्षण किसके लिए नहीं रहेगा? ओबीसी के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये व्यवस्था कर दी गई 16(4)(a) एक संविधान में संशोधन करके एक नया आर्टिकल जोड़कर कि एससी और एसटी के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। ठीक है, अब एक व्यवस्था और करी गई, 16(4)(b) जोड़ी गई 81वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसमें कहा गया कि बैकलॉग का मसला आता है। जैसे मान लीजिए बैकलॉग होता क्या है, पहले मैं इसको समझा दूंगा आपको, तो लिख लीजिएगा पहले 16(4)(b) लिखिएगा इसको। 81वें संविधान संशोधन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि बैकलॉग के केस में आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर जा सकती है, आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर जा सकती है। सपोज कीजिएगा एक साल है 2020, और 2020 में मान लीजिए 100 वैकेंसी निकलती हैं। 100 वैकेंसी में जनरल की अभी हम लोग 10% को नहीं लगा रहे हैं, तो 50 सीटें हो गई लमसम, एससी के लिए 21 सीटें हो गई, और ओबीसी के लिए, एससी और एसटी के लिए 21 सीटें, ओबीसी के लिए 27 सीटें, छोटा मोटा आरक्षण और है। मान लीजिए ओबीसी जनरल के 50 के 50 कैंडिडेट मिल गए, एससी और एसटी की मिले मान लीजिए 15 कैंडिडेट, और ओबीसी के पूरे भर के 27, तो इसमें से 6 सीटें बची। ये 6 सीटें कहलाएंगी बैकलॉग की सीटें, और ये अगली साल जुड़ेंगी, यानी कि 2021 में जुड़ेंगी। अब मान लीजिए 2021 में भी वही कंडीशन है, 100 सीटें निकली, 100 सीटें में जनरल 50 होंगे, एससी और एसटी कितने होंगे? 21 होंगे, ओबीसी कितने होंगे? 27 होंगे। अब इसमें से 6 जो पिछली बार बच गए थे वो इस बार शामिल होंगे, तो उनकी सीटें हो गई 27। अगर आप सबको जोड़ लो तो 27, 27, 54 तो यही हो गया, और 50% से ऊपर भी सीमा बढ़ गई। तो बैकलॉग के केस में
यह 50% से सीमा से ऊपर जा सकता है। ऐसा 16/4B में 81वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई। लेकिन अनुच्छेद 335 में यह उल्लेखित है कि लोक सेवाओं के मामले में प्रशासनिक दक्षता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान का एक अनुच्छेद 335 है, आर्टिकल 335, वो ये कहता है कि आरक्षण की आप व्यवस्था कर दो, लेकिन प्रशासनिक दक्षता में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्रशासनिक दक्षता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मैं भी बताऊंगा, एम नागराज बात का मैं उदाहरण देकर बताऊंगा आपके लिए। ठीक है, 335 की ये व्यवस्था की गई। साथ में 82वां संविधान संशोधन किया गया, 82वां संविधान संशोधन किया गया 2000 में, और इसके द्वारा ये व्यवस्था की गई कि SC और ST के छात्रों के लिए अर्हता अंकों में छूट दी जा सकती है, अर्हता अंकों में छूट प्रदान की जा सकती है। बात समझ में आ गई है? अब इन सारे मसलों को, एक केस हुआ था एम नागराज बनाम भारत संघ 2006 का मसला। उस मसले में व्यक्ति थे एम नागराज बनाम वर्सेस, कर लीजिएगा, वर्सेस भारत संघ 2006 का मसला। इस मसले को सोल्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 व्यवस्थाएं की। सबसे पहली बात की कि जिसको आरक्षण दिया जा रहा है वो पिछड़ा होना चाहिए, यानी कि पिछड़ापन उसके लिए एक आधार होना चाहिए। और पिछड़ापन भी कैसा? सामाजिक और शैक्षिक, सामाजिक और शैक्षिक आधार होना चाहिए पिछड़ेपन का। दूसरा, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। अगर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तभी आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। और तीसरी बात कही गई, प्रशासनिक दक्षता को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, प्रशासनिक दक्षता। अब इन 3 मसलों को समझ लीजिएगा। देखिए, पिछड़ापन का जो आधार है वो सामाजिक और शैक्षिक आधार है। इसमें आर्थिक आधार का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि हमारे ऐतिहासिक रूप से अगर हम लोग देखें तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से ही लोग पिछड़े हुए होते हैं। अगर सामाजिक और शैक्षिक रूप से अगर वो लोग संपन्न हो जाएं तो आर्थिक रूप से अपने आप संपन्न हो सकते हैं। अब सामाजिक पिछड़ापन क्या है? व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में भेदभाव जिस दिन दूर हो जाएगा उस दिन व्यक्ति का सामाजिक पिछड़ापन दूर हो जाएगा। आज भी अगर कोई बड़ा अधिकारी होता है तब भी जब वो चला जाता है तो लोग उसकी जात पूछते हैं, ये किस जात के थे। ये सामाजिक पिछड़ापन के कारण है। और प्रारंभ में हम लोग देखते हैं, प्राचीन इतिहास को जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्राचीन काल से ही जो स्कूलों की स्थापना हुई है, चाहे वो विश्वामित्र का आश्रम हो, चाहे वो द्रोणाचार्य का आश्रम हो, विश्वामित्र नहीं द्रोणाचार्य का आश्रम हो, जहाँ पर एकलव्य को शिक्षा नहीं दी जाती थी। कारण था क्योंकि राजवंशों के राजाओं को वो शिक्षा दिया करते थे, वहाँ से फंड प्राप्त होता था। तो प्राचीन काल से ही जो विश्वविद्यालय या विद्यालय या गुरुकुल की स्थापना होती थी वो समाज के उच्च वर्ग यानी कि धनाढ़ लोग किया करते थे। और धनाढ़ लोग कुछ वर्गों को शिक्षा देना नहीं चाहते थे। इस कारण से शैक्षिक रूप से प्राचीन काल से ही पिछड़ेपन गए। इसलिए पिछड़ापन के लिए सामाजिक और शैक्षिक आधार बनाया गया, आर्थिक आधार नहीं बनाया गया। दूसरी बात है अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। इसने सबसे ज़्यादा परेशान किया लोगों को। अब अपर्याप्त प्रतिनिधित्व क्या है इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आप पदोन्नति में आरक्षण की बात करते हैं तो एक वर्ग है, मान लीजिए ये रहा एडिशनल इंजीनियर, ये रहा असिस्टेंट इंजीनियर और ये रहा जूनियर इंजीनियर। मान लीजिए कोई व्यक्ति जूनियर इंजीनियर पर है और वो सीधे एडिशनल इंजीनियर बन जाता है। ये सब केस हुआ था उत्तर प्रदेश में जब मायावती की सरकार थी, एक जूनियर इंजीनियर को सीधे एडिशनल इंजीनियर बना दिया गया था। तो जो असिस्टेंट इंजीनियर के लोग थे वो भड़क गए और कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट में जब पहुंचे तो उन्होंने कहा आप ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि प्रमोशन इस आधार से इस आधार में होना चाहिए, जबकि उन्होंने सीधा आरक्षण दे दिया। तो इस बात में कोर्ट को सामने उन्होंने कहा कि इस जगह इस वर्ग का, जिस वर्ग के व्यक्ति को हमने प्रमोट किया है उनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। यानी कि हर जगह पर ये जो आरक्षण का आंकड़ा है इसके अनुसार व्यक्ति होना चाहिए। यानी कि अगर कहीं पर 100 वैकेंसी है किसी भी पोस्ट के लिए
तो उसमें से 27 ओबीसी होनी चाहिए, 21 एससी एसटी होनी चाहिए। ज़्यादा हो सकते हैं, उससे कम नहीं होने चाहिए। अगर कम है तो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर उनको वहाँ पर वैकेंसी निकलनी चाहिए। दूसरी बात कही गई, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिएगा, मान लीजिए क्लर्क की वैकेंसी निकलती है, क्लर्क की 100 वैकेंसी निकली मान लीजिए 2020 में, क्लर्क की 100 वैकेंसी निकली। अब इस वैकेंसी में 100 में से जो एससी और एसटी होगा उसके लिए 21% यानी 21 सीटों की व्यवस्था है, ओबीसी के लिए 27 सीटों की व्यवस्था है और जनरल के लिए मान लीजिए 50 सीटों की व्यवस्था है। अब हुआ यूँ कि मान लीजिए 21 जो सीटें हैं वो एससी और एसटी के लिए मेधावी छात्र आ गए इस बार, और उन्होंने जनरल की सीट को ओवर सीट कर लिया, सुपर सीट कर लिया। और मान लीजिए चार बच्चे जो कि एससी और एसटी के थे, उन्होंने क्या किया, जनरल की सीट ऑक्युपाई कर ली। यानी कि 21 बच्चे तो ये पहुंचे, 4 बच्चे ये पहुंचे, यानी कि 25 बच्चे पहुंच गए, क्लर्क की नौकरी में सिलेक्शन हो गया। अगली साल 2021 में फिर वैकेंसी निकली, और 2021 में जब वैकेंसी निकली तो ये 5 लोग ज़्यादा थे, 4 लोग ज़्यादा थे। एक समय ये आ सकता है कि मान लीजिए इस वर्ग की संख्या ज़्यादा बढ़ गई, तो प्रमोशन में फिर उनके लिए व्यवस्था नहीं की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर पहले ही उनका प्रतिनिधित्व अधिक है और आगे की वैकेंसी पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अगर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है किसी वर्ग का जिसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसके लिए जो व्यवस्था की गई है वो हमेशा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर होनी चाहिए। तीसरी बात कही, प्रशासनिक दक्षता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मान लीजिए आपने आरक्षण प्रदान किया गया और जिस वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है उसके 0 नंबर आए या 1 या 2 नंबर आए तो आप उसको जॉब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, उससे प्रशासनिक दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा। आपने उसको इंजीनियर बना दिया सिविल डिपार्टमेंट में, तो पुल तो गिरना ही गिरना है ना, या आपने किसी और डिपार्टमेंट में बना दिया, उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे, आरक्षण की उतनी व्यवस्था कीजिएगा जिससे कि प्रशासनिक दक्षता पर कोई प्रभाव ना पड़े। 14(2) में भी अंतर्गत भी हमने ये बात की थी। आपको इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझता हूँ। यूपी टेट में नंबरों की अर्हता का कुछ हिसाब का यह है कि जनरल बच्चों को 90 नंबर लाने होते हैं, ओबीसी के बच्चे को 85 नंबर लाने होते हैं और एससी और एसटी के बच्चे को 82 नंबर लाने होते हैं। अगर 82 से कम नंबर आएंगे तो एससी एसटी का बच्चा क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। 82 का निर्धारण इसलिए किया क्योंकि गैर बराबरी को बराबरी पर लाने के लिए कुछ संरक्षण की आवश्यकता है, 14(2) कह रहा है। ओबीसी के लिए कम संरक्षण की आवश्यकता है, एससी एसटी के लिए ज़्यादा संरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए नंबरों का जो मापदंड तैयार किया गया है वो एससी एसटी के लिए 82 और ओबीसी के लिए 85। मैंने 14(2) के समय बताया कि हर गैर बराबरी को अपने पास में लाकर बैठाना है, तो जितना उसको उंगली पकड़वाने की आवश्यकता है उतनी पकड़वा दीजिए। एससी एसटी ज़्यादा नीचे है तो ज़्यादा पकड़वा दीजिएगा, ओबीसी उससे ऊपर है तो थोड़ा सा कम पकड़ पाइएगा। इन नंबरों के आधार पर आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि 82 को 8 नंबर की आवश्यकता है ऊपर बढ़ने के लिए, यानी कि 8 अंक वो पीछे है सामाजिक और शैक्षिक रूप से 8, ठीक है, और वहीं ओबीसी सिर्फ 5 नंबर पीछे है। ठीक है, अब स्थिति ये आ रही है वर्तमान में नौकरियों में कि ओबीसी लगभग जनरल के बराबर कट ऑफ लेकर आ रहे हैं, यानी कि अब वो बराबरी का दर्जा लगभग पा चुके हैं शैक्षिक रूप से, और सामाजिक रूप से वो कभी पिछड़े थे नहीं, क्योंकि ओबीसी के लोगों को लिए सामाजिक रूप में कभी भी है दृष्टि से नहीं देखा जाता था। तो सामाजिक दृष्टि से तो वो पिछड़े थे नहीं, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, और अब उनकी कट ऑफ कितनी आती जा रही है, लगभग जनरल के बराबर आ रही है। ठीक है, जनरल के बराबर आने की वजह से अब वो शैक्षिक रूप से भी पिछड़े नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे चलकर इस तरह की व्यवस्था बन जाए कि आरक्षण पर कमी आ जाए या उस पर कोई ना कोई टिप्पणी जरूर कर दे सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हो रहा है यहाँ पर मेरे हिसाब से? तो आप पर्याप्त प्रतिनिधित्व समझ में आया होगा, प्रशासनिक दक्षता समझ में आया होगा कि इतना नंबर जरूर रखिएगा कि उसकी प्रशासनिक दक्षता पर कोई प्रभाव ना पड़े। मान लीजिए इसको रख देते कि 40 नंबर जिसके होंगे वो क्वालिफाई होगा, लेकिन जो 40 नंबर लेकर आएगा वो बच्चों को क्या पढ़ा पाएगा। तो इस आधार पर उतनी रखिएगा जिससे कि दक्षता पर कोई प्रभाव ना पड़ सके। ठीक है, अब एक मुद्दा और रह गया इसमें, मैक्सिमम लिमिट 50% समझ में आ गया आप लोगों को
क्रीमी लेयर वाला मुद्दा और रह गया। क्रीमी लेयर है क्या? देखिए, क्रीमी लेयर के अंतर्गत कौन शामिल होगा, तो इसकी जांचने के लिए 1993 में रामानंदन समिति का गठन किया गया। रामानंदन समिति का गठन किया गया। मैं इसको बिगाड़ता हूं, यहां लिख लीजिएगा आप लोग कि जो क्रीमी लेयर की बात की गई है इसके अंतर्गत किन लोगों को सम्मिलित किया जाए, उसके लिए रामानंदन समिति का गठन किया गया। 1993 में रामानंदन समिति का गठन किया गया और इन्होंने ये कहा कि जिस व्यक्ति की आय यानी कि जिसकी पारिवारिक आय 1 लाख से कम है वह क्रीमी लेयर के अंतर नहीं आएगा, यानी कि जिसकी आय 1 लाख से ऊपर होगी वही मलाईदार परत के रूप में आएगा। 1993 में ये व्यवस्था की गई, लेकिन 2017 से अब इसको बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी कि 8 लाख से जिसकी आय ज़्यादा होगी वो क्रीमी लेयर का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। ये तो रही व्यापारियों के लिए, जबकि अगर कोई किसी पद पर है, सरकारी नौकरी पर है, तो वो अगर गजेटेड ऑफिसर है, राजपत्रित अधिकारी है, गजेटेड ऑफिसर है, तो उसके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अंतर्गत क्रीमी लेयर के अंतर्गत भैया सिर्फ ओबीसी को सम्मिलित किया गया है, एससी और एसटी को सम्मिलित नहीं किया गया। एससी एसटी के परिवार की कितनी भी आय हो सकती है, क्योंकि वो सामाजिक रूप से अभी भी पिछड़े हुए हैं, शैक्षिक रूप से अभी भी पिछड़े हुए हैं, इसलिए आर्थिक कितना भी आधार कर दिया जाए, पैसा कितना भी आ जाए, जब तक उनको बराबर खाट पर बैठा कर खाना ना खाया जाए तब तक वो पिछड़े माने जाएंगे और उनको आरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई व्यक्ति पद धारण किया हुआ है तो वह राजपत्रित अगर अधिकारी है, गजेटेड ऑफिसर है, तो वह क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगर राजपत्रित अधिकारी नहीं है तो वह क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ तक की मेरी बात समझ में आई हुई है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 16(5) की और 16(6) की। 16(5) के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि कुछ ऐसे स्थान हो सकते हैं जहाँ पर धर्म को आरक्षण बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी मस्जिद में मौलवी बनाना है या किसी मठ में एक पंडित बनाना है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उस वर्ग के ही व्यक्ति को वहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। अब है 16(6) के अंतर्गत क्या किया गया कि इसको 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए। तो इस लिख लीजिएगा, 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1 जनवरी 2019 से 1 जनवरी 2019 से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह है अनुच्छेद 16(6). 16(5) मैंने बता दिया कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में आरक्षण दिया जा सकता है और 16(6) के अंतर्गत इसकी बात की गई है। अब 2-3 बातें और हैं। एक तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल कौन करेगा, किन जातियों को सम्मिलित होने का अधिकार है, तो इसके लिए संसद अधिकृत है। संसद कानून बनाकर अनुसूचित जाति में किसी अन्य जाति को सम्मिलित कर सकती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में किसी अन्य जाति को सम्मिलित कर सकती है। आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया कि कुछ जातियों को एससी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। बात की गई यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ जातियों को सम्मिलित कर दिया गया एससी के अंतर्गत। लोग खुश हुए, बड़ा खुश हुए कि साहब इतनी जातियां फिर एससी का लाभ उठाएंगी, लेकिन उनको पता नहीं है कि एससी वर्ग के अंतर्गत जातियों को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं है। राज्य विधानमंडल इस प्रकार के प्रस्ताव को पारित करके अपनी मंशा जाहिर कर सकती है, करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो मेरे अनुसार आप लोगों को अनुच्छेद 16 पूरा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अनुच्छेद 16 आरक्षण के संबंध में बात करते हैं। एम नागराजवाद आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसके तीनों पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा। इंदिरा साहनी महत्वपूर्ण, उसके 5 पॉइंट आप कर लीजिएगा, मैंने लिखवा दिए हैं 5 पॉइंट। और एम नागराज के 3 पॉइंट हैं कि पिछड़ापन होना चाहिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए और प्रशासनिक दक्षता पर इस आरक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अनुच्छेद 16 आप लोगों को क्लियर होगा, आप लोगों ने नोट्स भी बना रखे होंगे।
इससे पहले के जो टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं उसके लिए अगर आपको देखना तो मेरी पुरानी वीडियोस देखिएगा और वहाँ से भी आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को उन वीडियोज़ में दे रखा है, आप देख लीजिएगा। अगर किसी भी टॉपिक पर आपको समझ में ना आए तो मुझसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछिएगा, कोई परेशानी नहीं, हम तो आपको समझाने के लिए ही हैं। ठीक है, तो और क्लास भी चल रही है, लगभग भूगोल भी चल रहा है, हिंदी भी चल रहा है साथ में। जल्द ही हम लोग साइंस और मैथ को भी शुरू कर देंगे, तो आप लोग वो सारी वीडियोस भी देखते रहिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। जल्दी इस सेटअप को भी हम बदल देंगे, सब बिल्कुल लाइव आकर और बिल्कुल डिजिटल बोर्ड के माध्यम से कर देंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपके प्यार की भी आवश्यकता है। ठीक है, तो हम लोग अब अनुच्छेद 16 तक का अध्ययन कर लिया, अनुच्छेद 17 से कल से हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।